हेलो फ्रेंड्स। करंट अनप्लग बाय राजीव के आज के एपिसोड में मैं आपकी बात एक ऐसे शख्सियत से कराने वाला हूं जो हाईली एजुकेटेड है। 17 सब्जेक्ट्स में इनके पास में एमए की डिग्री है। ये इंजीनियर हैं। इनके पास में एमबीए की भी डिग्री है और मेरे बहुत ही अजीज मित्र हैं। जब मैं जर्नलिज्म में आया था तो एक ही शख्स का नाम पूरे प्रदेश में, महाराष्ट्र में नाम गूंजता था कि किसानों का यदि कोई लीडर है तो वो है किशोर तिवारी। मैंने पत्रकारिता का आरंभ किया और आरंभ करते से पहली हफ्ते में जिस नाम को मैंने कई लोगों से बार बार सुना वो नाम था किशोर तिवारी। आज मेरी खुशकिस्मती है कि किशोर तिवारी जी जो हैं वो हमारे बीच में बैठे हैं। मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूं। इंटरव्यू इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कपास का मुद्दा जो है वो गर्मा गया है। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने जो है इंपोर्ट ड्यूटी कंप्लीटली हटा लिया कपास के ऊपर में। इसका भारत के किसानों पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या दुष्परिणाम होंगे इंडियन फार्मिंग सेक्टर और इंडियन फार्मर्स पे, ये यदि समझना है तो किशोर तिवारी से बेहतरीन नाम आज की डेट में भारत में कोई दूसरा नहीं है। सर, स्वागत है आपका। आपको मैं करंट अनप्लग्ड पे बाय राजीव पे दर्शकों को जो है, आपका ज्ञान तो बहुत ज्यादा है परंतु दर्शकों का भी ज्ञान के चक्षु आप खोलें और बताएं कि इस देश में कितनी गंभीर समस्या है किसानों को लेके। आप लोगों को मैं एक चीज ये भी बता दूं कि किशोर तिवारी सर वो हैं जिनके पास में इंजीनियरिंग की डिग्री थी, जो अमेरिका गए थे। अमेरिका से उन्होंने एमएस किया बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। वहां पे अच्छी उनको काफी सारे जॉब प्रोस्पेक्ट्स थे। सबको लात मार के वो भारत में आए और भारत में आके उन्होंने जॉब नहीं ढूंढा, वो किसानों के बीच में गए और किसानों से रिलेटेड मुद्दों पे वो आज से मतलब 3 साढ़े 3 दशकों से जो है वो किसानों से जुड़े हैं और उनके मुद्दों को बहुत ही गर्मजोशी के साथ उठाते हैं। सर, आपको क्या लगता है ये जो इंपोर्ट ड्यूटी हटाया गया है, क्या मोदी जी ने भारत के किसानों को अमेरिका के हाथों बेच दिया है? क्या कारण आपको लगते हैं, क्यों ऐसा ड्रास्टिक स्टेप लिया गया है? नहीं, महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पहले तो मैं राजू रंजन, मुझे लगा था कि तुम कोई बम्बई या दिल्ली से के पत्रकार हो। मुझे मालूम पड़े नागपुर का बंदा है तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि आजकल पाकिट के पत्रकार बहुत है। पाकिट मिलने के इंतजार में रहते हैं, लेकिन एक बंदा है जो खरी खरी सुना रहा है सिस्टम के खिलाफ, और जो फॉर्चून में एडिटर था, आउटलुक में एडिटर था और बहुत कुछ काम किया, और अभी सिस्टम के खिलाफ वो बहुत ढंग से बात कर रहा है। क्योंकि मैं पत्रकार देखता हूं जो मोदी जी के खिलाफ है इसलिए बात करते हैं। यहाँ पे मुद्दों पे बात करने वालों में राजीव रंजन मुझे अकेला दिखा, तो मैंने बोला यार मैं तो तुम्हारा फैन हो गया हूँ। लेकिन मुझे कभी कभी डर लगता है, जिस तरीके के पाखंडी लोगों के हाथ में सत्ता चली गई है, वो एक तो तुम बहुत ऊपर जाओगे, वो रमन मैगसेसे अवार्ड विनर बन जाओगे, या फिर प्रभु रामचंद्र के पास चले जाओगे दास बन के। तो अभी मैं क्या करूं, परिस्थितियां ऐसी है। और हम लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से रह के एक्टिविज्म करते हैं तो हमारी मजबूरियां बहुत होती है। ये लोग हमारे आर्थिक कठिनाइयों का फायदा उठाकर हमें हमें बहुत परेशान करते हैं। और फिर हमारे यहाँ के नेता लोग भी कहते हैं कि देखा क्या उसके 25 प्लॉट हो गए, देखा क्या वो उसको मैंने ये पार्टनर बना दिया। तो हमको लगता है कि यार हम मूर्ख है, जो हम श्रीमंत नहीं बने, स्कूटर पे घूमते हैं, और रात दिन डर बना रहता है कि कौन साला ढकल दे। तो ये सब चीजें है राजीव जी। तो कठिनाइयां हैं, लेकिन जग तो अनित्य है, कभी भी मरना है तो एक दिन मर जाएंगे। लेकिन जो कुछ आप कर रहे हो और प्रभु के दया से ये इतिहास में लिखा जाएगा, मैं अभी बताता हूँ। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके मुंह से तारीफ सुनना, मैंने जैसे शुरू में ही बताया कि मैंने जब पत्रकारिता की शुरुआत की थी तो एक ही नाम जो पहली हफ्ते में मुझे बार बार कई लोगों से सुनने में आया वो किशोर तिवारी जी का था। और आज वो मेरे साथ बैठे और मेरी तारीफ कर रहे हैं। मैं दर्शकों को बता दूं
कि उन्होंने 4 दिन पहले फ़ोन किया था और उनका पहला लाइन यही था कि मैं राजीव रंजन जी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं नागपुर में रहते हुए भी सर से आज तक मिला नहीं था, सिर्फ नाम ही नाम उनका सुना था। और ऐसा व्यक्ति यदि फ़ोन करके आपकी तारीफ करे तो इससे अच्छा आपने मतलब जीवन में और कुछ कमाया नहीं है, पुण्य कुछ कमाया नहीं है। सर थैंक्स अ लॉट। मैं फिर से मुद्दे पे आता हूँ। आपको क्या लग रहा है, मोदी जी ने क्या भारत के किसानों को अमेरिका के हाथों बेच दिया है? ये क्यों कॉटन पे इंपोर्ट ड्यूटी जो है हटाया गया है और इसके क्या दुष्परिणाम होंगे? देखो, कॉटन ग्रोअर यानी कपास उगाने वाले किसानों का असंगठित क्षेत्र है। हाँ, केवल महाराष्ट्र में 90 लाख किसान कपास उगाते हैं। तो कपास के साथ सोयाबीन और तुअर की दाल उगाते हैं। तो यह आघात कपास पर आखिरी में आया। पहले वो सोयाबीन पे आया क्योंकि तेल बुला लिया बहुत सारा। उसकी केक के लिए भी पूरा प्रावधान कर दिया। अभी भी केक पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सस्ता केक आ ही रहा है अमेरिका से, यूरोप से, कहीं से भी। और केक के पदार्थ भी हम इंपोर्ट कर ही रहे हैं, तो उसके लिए तो वेलकम है। और दालों की बात है तो दालें पूरे साउथ में खाई जाती है। और दाल रोटी ये सबका ही एक प्रमुख अनाज है भारत देश में। तो 70% दालें अभी भारत में बुला ली है, जबकि भारत की दाल उतना प्रोटीन किसमें नहीं होता है। तो दाल को तोड़ा, तुअर को तोड़ा, अब कपास को तोड़ रहा है। अभी कैसा है कि सस्ता कपास आएगा तो कितना सस्ता आएगा? अभी जो कपास के मूल्य थे 3 साल पहले 12,000 रुपये प्रति क्विंटल, पिछले साल एवरेज में वो 7,000 रुपये प्रति क्विंटल थे। 7,500 रुपये तक कहीं गए होंगे, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आसपास रहे। इस साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस 7,500 से 8,100 तक रखी है स्टेपल लेंथ के हिसाब से। अब क्या हो गया कि अगर सस्ती गांठ आती है, 11% सस्ती गांठ, तो भारत में टेक्सटाइल मिल डंप कर लेगी उनको लगने वाली गांठें, जो 45 से 42,000 रुपये में आएगी। क्योंकि केवल अमेरिका से सस्ती गांठें नहीं आएगी। ये गांठों पे जो ड्यूटी लगी थी, इसका इम्पैक्ट तो जो पुराना भारत है वो कपास उगाने वाला ही भारत है, जिसमें हमारा बांग्लादेश का कई पार्ट आता है, हमारा सिंध प्रांत पूरा आता है। अभी भारत में कपास या कपासिया उगाने वाले प्रमुख प्रांत में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कुछ पार्ट, महाराष्ट्र पूरा का पूरा, आंध्रा, पुराना आंध्रा पूरा का पूरा है, और पंजाब का कोई पार्ट है जिसमें 3 महीने में होता है और रिकॉर्ड उत्पादन होता है। अब ये कृषि संकट आया कब? कृषि संकट आया अर्थव्यवस्था खुली करने के बाद, 1991 के बाद। हाँ, तो इसका इम्पैक्ट 1996 में गिरने लगा। तो पहले आंध्र में बहुत किसानों की आत्महत्या हुई, उसके बाद महाराष्ट्र में 96 में चालू हुई, और पहली आत्महत्या मैंने मनोहर जोशी रहते हुए उठाई कि ये किसानों का जिनोसाइड हो रहा है बाय द स्टेट, बाय द रॉन्ग पॉलिसी, द जिनोसाइड बाय द स्टेट। तो ये बात मैंने एक एक किसान की आत्महत्या को गिन के बताया। और महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ये आत्महत्या विदर्भ मराठवाड़ा में ज्यादा थी, आंध्रा में ज्यादा थी। जहां कपास उगाने वाले किसान थे वहां पर यह आत्महत्या ज्यादा थी। यह आत्महत्या 2001 में बढ़ गई। इस पर इंटरवेंशन करने अटल बिहारी वाजपेयी को मैंने बहुत कहा, तो अटल बिहारी जी ये पहले आदमी थे जिसने किसान आत्महत्या को ऑफिशियल कर उसे 1 लाख रुपया देना चालू किया। उसने किसान मिशन की भी स्थापना कर दी। लेकिन क्या हुआ, 4 में वो चुनाव ही हार गए। तो अटल जी ने मुझे कहा कि यार मेरी तो कुछ चलेगी नहीं, हाँ अब तुम ये सरकार से माथा फोड़ो। तो मैंने बहुत 2004, 5, 6 में तो मैंने 4 में ही मैं साईनाथ के साथ सोनिया जी को मिलने गया, बहुत कुछ किया। बाद में नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर के स्वामीनाथन मेरे विदर्भ में आ गए। वो मुझे बहुत दिनों तक मेरे बहुत खासम खास दोस्त थे। जो अंतिम समय उनकी पत्नी बीमार थी, वो बीमार थे,
तो मैं ही चेन्नई जा जा के मिलता था, क्योंकि एक कस्टोडियन थे वो इंडियन फार्मर के, और वो एक विदर्भ का मैं एक छोटा सा कस्टोडियन था। तो मैं उनसे बात करता था कि ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। लेकिन वो 4 से 14 तक मनमोहन सिंह ने कोर इशू जो है फार्मिंग का, कॉटन ग्रोथ का, उसको एड्रेस करने का ट्राई किया। लेकिन उनकी सरकार भी पूंजीवादियों के बहुत सारी अधीन थी। उनके भी मिनिस्टर जो अभी बीजेपी के पास जा रहे हैं ना, आनंद शर्मा वगैरह तरीके लोग, वो लोग करप्ट थे। और सबसे बड़ा पूंजीवादियों को साथ देने वाला शरद पवार, उनका एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, जिसका कोई किसान उगाने वाले एरिया से कोई लेना देना नहीं है। वो 2 जिले का नेता है, तो 2 जिले के प्रति उसकी कटिबद्धता है, जो रहनी भी चाहिए, क्योंकि विदर्भ और मराठवाड़ा ने कभी उसको सपोर्ट भी नहीं किया था, तो उसने हुन्नस में आके कभी किया नहीं। लेकिन सोनिया गांधी ने बहुत सिंसियरिटी बताई थी, और प्राइम मिनिस्टर अपने मनमोहन सिंह ने एक पैकेज भी दिया था। तो 4 से 9 के दरमियान उन्होंने कर्जा माफी भी की थी, और राष्ट्रीय स्तर पे की थी, जिसके वजह से राजू उन्हें मैंडेट वापस से मिला, और भर भर के मैंडेट दिया, और वो 4 से 14, 9 से 14 तक फिर से प्राइम मिनिस्टर रहे। लेकिन हम उस वक्त पे उनसे नाराज हो गए। तो उस वक्त कौन था? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष था, और नितिन गडकरी ने बोला तुम मुझे साथ दो, मैं तुम्हें साथ दूंगा। हम नितिन गडकरी के लिए बीजेपी के रास्ते चले गए। मुझे मालूम था ये लोग पाखंडी है, फिर भी मैं चला गया, क्योंकि नितिन गडकरी ये मेरा इमरजेंसी से दोस्त है। हाँ, ये 1 साल ही बड़ा था मुझसे, 1957 का बॉर्न है ये, और स्टूडेंट लीडर था। बाद में मीसा में तो बंद नहीं हुआ था, DRI में बंद हुआ था। तो ये मेरे को बहुत दिन से जानता था। मेरे पिताजी RSS के फुल टाइमर थे, और मीसा में भी 20 महीने बंद रहे थे। तो ये लोग हमारे बहुत करीबी थे। लेकिन जीते जी मेरे पिताजी को मैंने 99 में बता दिया कि ये पाखंडी लोग हैं। ये लोग नीतिमत्ता, राष्ट्र निर्माण, चारित्र्य की बात करते हैं, लेकिन ये लोग इंडिविजुअली भ्रष्ट है। तो फिर मैं एक जन आंदोलन करता रहा। और आपने कहा, आप जब हितवाद में ज्वाइन हुए थे, तो मैंने देखा भी था एक छोटा सा बच्चा बहुत मुझे लापाली करते और पंछी करते, वो बोलते भी थे ये काम का ये मैं विदर्भ में भेजूंगा। फिर वो कार्तिक लोखंडे भी आया। लेकिन सेठ जी का वृत्त पत्र था, तो जरा कम धार रख के छापते थे, पर जमता था वहां तक छाप लेते थे। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं, कपास के किसानों का मुद्दा 2004 से 14 में भी बड़ा गंभीर रहा, क्योंकि इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में या टेक्नोलॉजी अलाउ करने में वो दबाव में रहे। तो कपास में प्रोडक्टिविटी कम हुई, लागत का मूल्य बहुत बढ़ गया, क्रेडिट साइकिल बहुत बिलो हो गई, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आया नहीं, रिस्क मैनेजमेंट यानी फसल बीमा योजना खराब थी, आरोग्य और शिक्षा पे खर्चा बहुत बढ़ गया था। मैं बाद में 13 के अंदर मोदी जी कैंपेन मैनेजर थे, तो मुझे यही लोगों ने बताया कि यार अब इसको तुम पटाओ। तो मैंने कैंपेन मैनेजर प्रशांत किशोर, उसका टीम का मेंबर था, तो प्रशांत किशोर के साथ मैं देवेंद्र शर्मा से मुलाकात करके उधर घुस गया, और वहां मैंने इसको बोला कि हॉट बटन कौन से हॉट बटन थे कि लागत मूल्य कम करना। स्वामीनाथन का पहला जो बात है कि लागत मूल्य अधिक 50% नफा देना। किसानों के पास पैसे खत्म हो गए, तो उसके दरवाजे जाके कर्जा देना, जितना मांगे उतना कर्जा देना। चौथी बात, उसकी रिस्क मैनेजमेंट होना, यानी कटने से फसल निकलने तक, बोने से फसल निकलने तक फार्म वाइज उसकी पूरी की पूरी रिस्क मैनेजमेंट अमेरिका में जैसी होती वैसी होना। मोदी जी ने ये बातें की, बड़े बड़े हिस्से बोलते थे। उनका पहला भाषण था दाभाड़ी में,
उसने वहां भी उंगली बता के बताया ये है वो किसान, ये है वो किसान जिसे कर्जा नहीं मिलता, ये है किसान जिसे लागत मूल्य नहीं मिलता, ये किसान जो दुनिया को रोटी देता है वो भूखा मर रहा है, ये किसान, ये जो मैंने किसान मेरे स्टेज पे बिठाए हैं, ये किसान परिवार है जिन्होंने कपास में आत्माघात किए। ये आदमी ने बलिया में भी वही बोला। ये हॉट बटन प्रेस करते से ही एग्रेरियन कम्युनिटी ने पूरे गांव के गांव वोट डलवा दिए। कांग्रेस की वोट बैंक खत्म करके मोदी आ गए। मोदी फिर 14 में आए तो 19 में उन्होंने एजेंडा ही बदल दिया। 19 में ये डायलॉग भी बंद हो गए। उन्होंने प्रयत्न किए, मैं बता रहा हूं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के सामने उनकी चली नहीं। 14 में कुछ और था, 19 में बिल्कुल और था, और 24 में तो कुछ और ही था। 24 में उनके भाषण में किसान नहीं था, ये बेरोजगार, ऐसा बोलते थे, वो बेरोजगार नहीं था। ये महंगाई, ये गैस का सिलेंडर, वो नहीं था। हाँ, इन पर शिक्षा, स्वास्थ्य, ये नहीं था। था तो ये बहत ले जाएंगे, ये मंगलसूत्र ले जाएंगे, ये आपकी टोटी तोड़ के ले जाएंगे। मैंने बोला किया इन्होंने, अभी क्या किया कि इन्होंने, मैं बता रहा हूं, अमेरिका से झगड़ा है ये बता के गाठों की रेट पर जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो कम कर दी, कम कर दी। तो पहले 31 सितंबर तक की, अब 31 दिसंबर तक कर डाली। भारत के अंदर सस्ती गाठें आएंगी किसकी? टेक्सटाइल लॉबी की, तो टेक्सटाइल सर लॉबी। एक चीज आपकी बात से मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो इंपोर्ट ड्यूटी हटाई दिया गया है, ड्यूटी हटा दिया गया है, ये बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल के जो मालिक हैं, इन लोगों को एक तरीके की रियायत, सहूलियत दिया गया है। ये जो टैरिफ बढ़ गया है, जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, उस टैरिफ से उनको नुकसान ना हो करके ये किसानों की तरफ नुकसान जो है खिसका दिया इन्होंने। भाई जब सस्ते कपास आएंगे भारत में तो किसानों से तो यहाँ कोई लेगा नहीं, टेक्सटाइल मिल का मालिक, और वो सस्ता जो है वो कपास बाहर से इंपोर्ट करेगा। तो मोदी जी ने टेक्सटाइल मिल के मालिकों के हितों की रक्षा करने के लिए भारत के कपास किसानों को बलिवेदी पे चढ़ा दिया है। क्या हम ऐसा मान लें? क्या हम ऐसा इस चीज को समझ सकते हैं ऐसे? लास्ट नेल टू द कैफिन कहते हैं ना, वो बात हुई है। हाँ, कब्र में किसान जा ही रहे थे तो धक्के मारने का काम मोदी ने किया। मराठी में बोलते हैं कि हमारा शरण रख दिया, यानी हमारी वो लकड़े लगते ना जलाने के पहले, वो रख दिया इसने। क्या ऐसा होता है कि अभी 55,000 रुपए गांठ थी खंडी, वो 45,000 हो जाएगी। अभी अक्टूबर तक 22 लाख आने वाले हैं, उसके बाद दिसंबर तक करीबन करीबन 2 लाख का स्टॉक वो कर लेंगे। जब 2 लाख का वो स्टॉक करते हैं तो मुझे लगता है कि भारत के इंटरनल कपास को रिसेशन फेस करना पड़ेगा और वो किसानों को ज्यादा बैठेगा। और होता क्या है कि टेक्सटाइल लॉबी बड़ी स्ट्रांग होती है, तो ये करप्ट ब्यूरोक्रेट है उनको खरीद लेते हैं वो। तो एक टेक्सटाइल लॉबी को पहले ये ना साउथ ईस्ट एशिया से बड़ी मार बैठ रही है। टेक्सटाइल के अंदर बांग्लादेश, ताइवान, हाँ, ये नए नए देश, कंबोडिया, ये देशों ने तोड़ फोड़ दिया है। और चाइना ने तो बहुत मारा है। अभी देखो, अमेरिका से इंपोर्ट ड्यूटी कम करने से अमेरिका को क्या बढ़ेगा? अमेरिका का टेक्सटाइल मार्केट हमारा अमेरिका से खराब हो गया है, क्योंकि 50% बढ़ गई। अब कितनी इंटरनल बिलिंग करेंगे ये, हाँ, बाजू के देशों से मुझे मालूम नहीं, लेकिन भारत के मिल मालिकों का फायदा हुआ है, ये बात तो है। अब मिल मालिकों का फायदा हुआ है और मोदी जी का चुनाव में कमिटमेंट था तो उसको ऑनर किया है, या मुझे मालूम नहीं, या टेक्सटाइल मिनिस्टर ने या टेक्सटाइल सेक्रेटरी ने डायरेक्ट पैसे लेके ये काम किया है। लेकिन परसेप्शन ऐसा डेवलप किया जा रहा है कि स्वदेशी जागरण मंच के बोलने पर
अमेरिका को सबक सिखाने के लिए विश्व गुरु ने स्वावलंबी भारत बनाने के लिए अमेरिका को ये नसीहत दी है। अब मुझे बताइए अमेरिका कहाँ, ये कहाँ। अब ये टेक्सटाइल का माल देखो, कपास 12,000 था, आज कपास 7,000 में ले रहे। कपास के कपड़े के दाम दुगने कर दिए, यानी कपड़े के दाम का कोई लेना देना कपास से नहीं है। विदर्भ यह कपास की भूमि थी, ब्रिटेन ने ये भूमि का सोना लेके गए और पूरी मिलें बंबई में डाली। देखो, कपास उगाने के लिए मौसम अलग लगता है, मिलें बनाने के लिए समुंदर का किनारा चाहिए। तो उन्होंने मिलें लगाई, पहले मैनचेस्टर भेजते थे, फिर यहीं से ही कपड़ा बना के भेजने लगे। बंबई ये पूरी बसी टेक्सटाइल के लिए, और कपड़ा दुनिया में भारत के सिवा कोई पहनाता नहीं था, और कोई बनाता नहीं था अच्छा कपड़ा। तो पूरे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ये पूरे के पूरे सॉफ्ट फर्निशिंग हार्ड फर्निशिंग के पूरे कपड़े भारत से जाते थे, और सिल्क रूट भी भारत ने ही डेवलप किया था, तो इससे कपड़ा ही जाता था। लेकिन ये व्हाइट गोल्ड के वजह से वराड सोन्याची कुराड कहते थे। लेकिन आज ये किसानों की आत्महत्या का बड़ा केंद्र बन गया। बहुत दुखदायी है। सर, मैं दर्शकों को एक बार फिगर दे दूं किसानों की आत्महत्या का। सन 2001 से लेके 15 अगस्त 2025 तक, चूंकि तिवारी सर ने, किशोर तिवारी जी ने बताया कि विदर्भा जो है, विदर्भा जिसके अंदर में नागपुर भी आता है, ये हॉटबेड रहा है कॉटन फार्मर्स के लिए। यहाँ पे कॉटन की बहुत ज्यादा खेती होती है। तो मैं आपको सिर्फ वेस्ट विदर्भा का फिगर दे रहा हूं। वेस्ट विदर्भा के जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें बुल्ढाना में 2001 से लेके 15 अगस्त 2025 तक, यानी ये 25 सालों में बुल्ढाना में 5,922 किसानों ने आत्महत्या की। अकोला में 4,530 किसानों ने आत्महत्या की। अमरावती में 7,210 किसानों ने आत्महत्या की। वर्धा में 3,595 किसानों ने आत्महत्या की। और यवतमाल में सबसे ज्यादा 8,628 किसानों ने आत्महत्या की। वाशिम अब लग गया है, तो 2,794 किसानों ने वाशिम में भी आत्महत्या की। कुल मिला के जो है ये 32,679 फार्मर्स ने साल 2001 से लेके 15 अगस्त 2025 तक आत्महत्याएं की हैं। ये फिगर किशोर तिवारी सर ने ही मुझे प्रोवाइड किए। थैंक यू सर ये फिगर देने के लिए। अब आप इस पर जरा थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि ये किसानों की आत्महत्या जो है, ये इतनी विकराल रूप कैसे मतलब इसने धर लिया। भारत जो कि एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, उसमें इतने सारे किसान, वो भी मैंने सिर्फ विदर्भा के 6 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया है, भारत के बारे में तो बात भी नहीं किया है। तो ये इतने किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, और इससे कैसे निपटा जाए इस समस्या से, जो आपने मोदी जी को सलाह दिया था 2014 में, उसको थोड़ा विस्तृत होकर यहाँ पे भी समझाइए। नहीं, इसके कोर इशू है, कोर इशू को एड्रेस करो। क्रेडिट कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट को लो करो, प्रॉफिटेबिलिटी लाओ प्रोफेशन में, क्रॉप पैटर्न चेंज करो। भारत में तेल आता है 70%, दालें आती है 70%, अच्छी फसलें आती है, वो चेंज कर डालो। कैश क्रॉप अगर तुम कंट्रोल नहीं कर पाते खुली अर्थव्यवस्था में, तो कैश क्रॉप से शिफ्ट करने को उनको डायरेक्ट इंसेंटिव दो। अभी जैसा आपने 11% इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी, तो अब कपास उगाने वाले किसानों को 10,000 रुपये पर एकड़ आप सब्सिडी दे दो, और सीसीआई सारा कपास उठाए। सीसीआई क्या है? सीसीआई है गवर्नमेंट की नोडल एजेंसी है, लेकिन वो इनबिल्ट बहुत कंडीशन डाल देती है। यहाँ का जो कपास होता है वो गीला होता है, तो बोलता है मॉइस्चर कंटेंट वाला हम लेंगे नहीं, तो किसान वो बिचौलियों को बेचता है, जो लोकल ट्रेडर होते हैं। लोकल ट्रेडर वो बनिया होते हैं जो बीजेपी के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं गांव-गांव में, उनको दे देते हैं 7,000 में। उन्हीं लोगों, वो ही लोग बाद में सीसीआई के अफसरों को घूस देकर वो लोग 8,000 में बेचेंगे। तो सरकार ने
किसानों से पूरा कपास ले और सारे प्रोक्योरमेंट सेंटर 1 अक्टूबर को चालू करे। यही एक बात है। अब तो उन्होंने डिसीजन ले लिया, डिसीजन क्या वापस लेंगे वो। हाँ, मोदी जी ऐसे है कि अभी इनसेंसिटिव बोलूं क्या नॉनसेंस बोलूं, अभी आप ही डिसाइड करो। मैं नहीं, दर्शकों जी मैं दर्शकों दर्शकों के की जानकारी के लिए एक चीज बता देना चाहता हूं। किशोर तिवारी जी वो दिलेर इंसान है जिन्होंने 2018 में किसान कमीशन का इनको अध्यक्ष बनाया गया था। इन्होंने लात मारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, ये कैबिनेट लेवल के एक तरीके से आप समझ लीजिए मंत्री का इनको दर्जा था, क्योंकि ये पूरे महाराष्ट्र के किसान कमीशन के अध्यक्ष थे। 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी नवंबर में इलेक्शन हुआ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एक और स्टेट था शायद राजस्थान था, के सर 3 स्टेट में हारे थे। और वो हार के बाद में तिवारी साहब ने कहा था कि ये किसानों की नाराजगी के कारण हारे हैं और अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में बने रहे तो 2019 के इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी की हार होगी, बहुत बुरी हार होगी। उस टाइम तक पुलवामा हुआ नहीं था, उस टाइम तक किसी को पता नहीं था कि क्या होगा। पर 2018 के ही दिसंबर में किशोर तिवारी जी ने इस्तीफा दिया किसान कमीशन के अध्यक्ष पद से और लात मार के वहां से भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो भी इनका सहयोग था उसको छोड़ के और ये दूसरे बड़े विदर्भ के आप कह लीजिए शख्सियत हुए जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लात मारा। एक थे नाना पटोले जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने बाद में स्टेट पार्टी के, और दूसरे किशोर तिवारी साहब। किशोर तिवारी साहब की का आप समझ लीजिए कि बड़प्पन ये है कि वो बोलते कि मुझे कोई बड़ा पोस्ट दो मत, नहीं तो मैं किसानों के साथ काम नहीं कर पाऊंगा। तो वो ग्राउंड के साथ जुड़े रहना चाहते हैं और ग्राउंड के साथ जुड़े रहने के कारण वो अपना राजनीतिक करियर का भी बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। सर ऐसा क्यों करते हो आप, थोड़ा सा समझाइए जरा। लोग इस चीज को पचा नहीं पाते हैं, पर जो आपको जानते हैं उन लोगों ने बताया कि आप बहुत आगे राजनीतिक रूप से जा सकते थे, परंतु आपने खुद ही अपने पैरों पे जो है कुल्हाड़ी मार ली। जी सर। नहीं, सत्ता रहो, संपत्ति रहो या सुंदरता रहो, ये सब अंधकार में ले जाने वाली चीजें हैं। देखो, भगवान गौतम बुद्ध को आप देख रहे हैं, वो तो जब भी कभी बड़ा आदमी सत्ता छोड़कर जंगल में जाता है तो समझ लेना क्रांति आने वाली। अब हम लोग तो चिंगारी लगा लगा के चले जा रहे हैं। अब जो वंचित लोग हैं उनको सामाजिक न्याय मिले, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार न हो, ये बात के लिए हम लोग आग्रही थे और आरएसएस ने यही सिखाया था मुझे। लेकिन मुझे अब आश्चर्य लगता है कि नितिन गडकरी के बच्चों की 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाती है। सब बैंकों से उनका वो होता है। और 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी लेके देवेंद्र फडणवीस चारित्र की बात करते हैं। सत्ता में रहने के लिए, सत्ता में आने के लिए जो अनैतिक तरीके के सरकार गिरा देते हैं, अभी भ्रष्टाचारी लोगों के साथ वो रहते हैं, तो ये मेरे को वेदना देने वाली बात है ना। अब लोग धर्मांध हो गए हैं और समाज का अवपतन हुआ है, इसलिए मैंने भी वही करना चाहिए ऐसा आपको लगता है तो यह अनुचित है, यह अनुचित है। मैं क्यों करूं? आपको भी आप भी अभी गोदी मीडिया के गोदी में चले जाओगे और झूठ झूठ बोलोगे शाम को, तो आपको भी क्या है, एक बड़ा फ्लैट मिल जाएगा अडानी का बम्बई में और आपको सब फैसिलिटीज मिल जाएगी। केवल आपको अपने व्यक्तिगत जीवन के आदर्श है उसको छोड़ना पड़ेगा। अब मैं दिन भर विपक्षक हूँ, दिन भर विपक्षना करता हूँ। एक आधी बार आपके तरीका आदमी आता है इंटरव्यू में आ जाओ तो हम आ जाते हैं। अगर मैं सत्य नहीं बोलूंगा तो इतिहास बोलेगा कि तिवारी ने भी वही किया जो चारित्र के नाम पर ढिंडोरा पीटने वाले धर्मांध लोगों ने किया था, दाम्भिक लोगों ने किया था। मैं वो नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी माँ मेरी आजी सब्जी बेचती थी, मेरे पिताजी मास्टर थे और मेरे पास कभी कुछ था नहीं, अभी भी कुछ नहीं है करके ईडी सीबीआई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो मैं अपनी दिल की बात करता हूँ, और भी करूंगा मैं। मेरे पास भ्रष्टाचार बताने वाले पूरे ब्यूरोक्रेट मेरे दोस्त है, तो मुझे खुल के बताते हैं
कि टेक्सटाइल लॉबी ने ये क्या किया। मेरे पूरे पूरे इनपुट मैन्युफैक्चरर और आउटपुट ट्रेडर से अच्छे संबंध है, और वो मुझे वो समझते हैं कि किशोर तिवारी एक आदमी है जो अपनी हितों की रक्षा करेगा। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आपको आपने ये क्या लग विषय रहा है, नहीं। जी आपको क्या लग रहा है ये जो स्टेप लिया है नरेंद्र मोदी ने, जो कॉटन का इंपोर्ट ड्यूटी कम करना, क्या आपको ये लग रहा है कि अब ये पूरी तरीके से सरेंडर कर रहे हैं अमेरिका के सामने, और धीरे धीरे ये भारत के किसानों को जो है वो अमेरिका के हितों की रक्षा करने में जो है ये ऐसे लग जाएंगे कि भारत के किसानों के इंटरेस्ट को कंप्लीटली भूल जाएंगे, और उसका एक हमको रिफ्लेक्शन जो है वो नजर आया है इस पहले स्टेप में जहां इंपोर्ट ड्यूटी इन्होंने कम किया है। क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिन में और गंभीर ये ऐसे स्टेप ले सकते हैं जो किसानों के खिलाफ जाए, किसानों के हितों के खिलाफ जाए? अमेरिका में जो अपने ब्यूरोक्रेट बैठे हैं वो सोए हुए हैं। 500% ड्यूटी का प्रावधान दे दिया है, और ट्रंप को वो भी अधिकार देंगे। कल चल के ट्रंप $200 बिलियन का ट्रेड है, हाँ, इंडिया का डायरेक्ट और वाया। तो इनके नेता आके बोलते हैं कि भाई हम ट्रेड जो है वो ट्रेड हमारा 56 ही है, सरप्लस ट्रेड है। तो ये मूर्खों का बाजार है, यहाँ पर कोई थिंक टैंक आदमी नहीं है, हाँ, यहाँ पर कोई इकोनॉमिक समझने वाला नहीं है। अमेरिका ये सुपर पावर है, और अमेरिका ये अपना हितैषी नहीं है, ऐसा नेहरू जी ने कहा था, अपना हितैषी नहीं है, ऐसा इंदिरा गांधी ने कहा था। अब इनको भी रियलाइज हो गया कि ये हितैषी नहीं है। तो अभी क्या करेंगे ये? हम रशिया से क्या ले सकते, हम चाइना से क्या ले सकते? चाइना का ट्रेड पहले ही फुल प्लेज में चल रहा है, रशिया का भी फुल प्लेज में अंबानी जी वो कच्चा तेल उठा ही रहे हैं। हमें अमेरिका हमसे नहीं लेगा, इसके रिफ्लेक्शन क्या क्या होंगे इसका व्हाइट पेपर तो बन रहा, चालू हो गया, अभी व्हाइट पेपर बन रहा है। अभी जो ये मूर्ख सवेरे शाम बोलते हैं कि हम ट्रम्प को देख लेंगे, अरे तुम क्या देख लेंगे? वहां के 40% लोगों को वो हकालने का सोचने लगा है। अरे वो अपने देश के हित देख रहा है, वो अपने देश का रोजगार देख रहा है, वो अपनी देश की ग्रोथ देख रहा है। वो देश दुनिया के किसी भी देश से पंगा लेने के मूड में नहीं है। वो चाहता है कि मेरे लोग, मेरे देश का सब कुछ भला हो। और तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे देश के किसान है जो करीबन करीबन 7 करोड़ है, उनके मृत्यु का पूरा कबर खोद के रख रहे हो। आपको ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आपने 11 साल में क्या किया? आपके पास कौन सा आदमी था? हाँ, आपके पास योजना आयोग नहीं है, आपके पास थिंक टैंक लोग नहीं है, आप किसी को बोलने नहीं देते, आप मंत्रिमंडल में किसी की सलाह नहीं लेते, आप अपने आप को बायोलॉजिकल समझते। ऐसे आदमी क्या काम के? अरे बहुत विनय लगता है, बहुत विनय, बहुत नॉलेज। अरे कैसे मैं बता रहा हूं, ये कितने बड़े बड़े लोग थे। डॉक्टर राधा कृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और नेहरू जी की क्या गालियां देते हो? इंदिरा जी के साथ कितने अच्छे लोग थे, और कितना समग्र अभ्यास करके बात करते थे, और कहते हैं कि वो लोगों ने लूट लिया। अरे आपने लूटा है, आपने लूटा है देश को। अरे कांग्रेस ने तो 1 लाख करोड़ का कर्जा करके गई थी, आपने 150 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया देश पर। अब आप बोलते हैं मैं ट्रम्प से टकराऊंगा। हाँ, WTO उसके पास, IMF उसके पास, वर्ल्ड बैंक उसके पास, पैसा उसका, और ये फटीचर कह रहा है कि हम देख लेंगे। अरे देखना है तो भारत स्वयं स्वावलंबन करने के लिए आपने क्या किया ये बताओ, ये बताओ। आपका इंपोर्ट कितना कम हुआ ये बताओ। अरे इंपोर्ट तो क्या, सब SME, सब MSME बंद करके बैठ गए आदमी। अरे कोर सेक्टर जो थे भारत के, डिफेंस के, एयरपोर्ट, रेलवे, सब एक गुजराती भाई को दे दी। ये क्या आदमी है? ये 3rd ग्रेड एम्परर है, और दुनिया के जो चूतिया एम्परर रहे उसमें से सबसे वर्स्ट क्वालिटी का है। मैं अभी बता रहा हूं कि ये सब कुछ मैं मेरे जवाबदारी पे बोल रहा हूं, इसके लिए राजू सिंह को जवाबदार समझने की जरूरत नहीं है। मेरा नंबर भी वो डिस्प्ले कर देंगे, तो नोटिस वोटिस देना तो मुझे दे। हाँ, ये बात मैं
पूरी जवाबदारी से बता रहा हूं, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन और क्रिमिनोलॉजी पे LLM किया है। सर मजा आ गया आपके साथ में बात करके, और बहुत कम लोग जानते हैं, हालांकि सर ने इंटरव्यू में बताया भी कि इनके खुद के पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कह लीजिए कि स्वयंसेवक थे। उसके बावजूद भी किशोर तिवारी जी जो है बहुत खरी खरी आरएसएस को सुनाते हैं। नितिन गडकरी इनके बचपन के दोस्त रहे हैं, कॉलेज टाइम के दोस्त रहे हैं। नितिन गडकरी जी जब बहुत बुरी परिस्थिति में थे, उस टाइम में उस परिस्थिति से बचा के निकाल के आने वाला आदमी जो था वो किशोर तिवारी था। वो कभी और हम कहानी सुनेंगे, परंतु इतने करीब होने के बावजूद भी आज किशोर तिवारी जी इन लोगों की बहुत ही ज्यादा कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं। उसका कारण अवश्य कुछ होगा। जैसे इन्होंने बताया कि 2014 में नरेंद्र मोदी के जो आजू बाजू घूमने वाले लोग जो थे, कैंपेन मैनेजर्स थे, वो किशोर तिवारी जी को लेके गए कि आप चलिए और आप उपाय सुझाइए कि हम किसानों को जो है, जो कांग्रेस का सपोर्ट बेस है, उसको कांग्रेस के सपोर्ट बेस से छिटका के कैसे बीजेपी की तरफ लेके आए। किशोर तिवारी जी को भी लगा कि शायद ये भले मानस के लोग, मतलब ये इस बार जो है शायद ढंग का काम करे, क्योंकि इनको अटल बिहारी वाजपेयी का समय याद आ गया, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने किसानों के लिए कुछ अच्छे कार्य किए थे। जो फार्मर सुसाइड कर रहे थे उनके परिवारों को एक सपोर्ट देने के लिए स्टेप किया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी के किए हुए पुण्याई का फायदा नरेंद्र मोदी को मिल गया। इन्होंने उस टाइम में कुछ उपाय सुझाए जो पूरे देश में नरेंद्र मोदी ने घूम घूम के वही भाषण पढ़ा जो किशोर तिवारी जी ने बताया था। और इन्होंने इस आज के अपने इंटरव्यू में भी इस चीज के बारे में विस्तार से आप लोगों को बताया। दोस्तों बहुत बढ़िया परिचर्चा रही, मजा आया सर आपसे बात करके। अवश्य आपको दोबारा बुलाएंगे और जल्दी हम लोग चाय पे फिर से बैठेंगे एक बार। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय जी नमस्कार, सबका मंगल हो।